हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनो सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें क्या देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन भाग 2। क्या देखना है दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ठीक है दोस्तों, और इसका भाग 2। ये कौन सा भाग है? तो भाग 2 है, क्योंकि भाग 1 हम क्या कर चुके हैं, भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इस चैनल में जाकर भाग 1 देखकर पढ़ सकते हैं, और भाग 1 देखने के बाद आपको ये जो भाग है 100% समझ में आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं भाग 2। उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा एक बार भाग 1 का जो है संक्षिप्त में कहानी बता देना है, हुआ क्या था। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जॉन मेंडल हॉक, ठीक है, जॉन मेंडल हॉक एक ऐसा व्यापारी था जो पहली बार स्थलीय मार्ग द्वारा, यानी ब्रिटिश व्यापारी जो स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आया। और भारत जब आया था कब, 1597 से लेकर 99 के बीच में जब वो भारत आया था, तो उस समय क्या था जी, उस समय अल्मेडा नामक जहाजी खड़ी थी, यानी सॉरी अल्मेडा नामक जहाज बेड़ा क्या थी वहां पर खड़ी थी, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल यानी 1588 ईस्वी में वो भी आए थे यहाँ पर। ठीक है, और अल्मेडा नामक जहाजी और अंग्रेजों के बीच हुआ जमकर युद्ध, और उस युद्ध में क्या करते हैं, अंग्रेज स्पेन और पुर्तगालियों की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर देता है। अब जैसे ही आपका जॉन मेंडल हॉक स्पेन और पुर्तगाल की सेनाओं को पराजित करता है, तब तक ये खबर पहुंच जाती है यूरोप में, और खासकर इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोग सोचते हैं, भाई जब जॉन मेंडल हॉक एक टीम के साथ स्पेन और पुर्तगाल की सेनाओं को पराजित कर सकता है, तो आखिर हम क्यों नहीं जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं? एकदम हो सकता है। और वो क्या करते हैं, 217 व्यापारी मिलकर, कितना, 217 व्यापारी का एक समूह बनाते हैं और एक कंपनी की स्थापना करते हैं। इस कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम था बाबू, हम बताए थे आप लोगों को, जैसे गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। क्या हो जाएगा? ऑफ लंदन ट्रेडिंग। देखिए फिर से, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब ये क्या करते हैं, इनकी स्थापना ये क्या करते हैं, 247 व्यापारियों ने मिलकर 1599 ईस्वी में, बताए थे आपको, 1599 ईस्वी में ये कंपनी की स्थापना करते हैं। और ये दौड़े दौड़े कहां जाते हैं, तो दौड़े दौड़े जाएंगे महारानी एलिजाबेथ के पास। ठीक है दोस्तों, ये कहां जाएंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास, प्रथम यहाँ कर दीजिएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं तो महारानी उसमें कुछ नहीं बोलती है। अब वो कब बोलेगी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, अब ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या करेगी, एक फरमान जारी करेगी। डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या करती है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा क्या किया जाता है, एक फरमान जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, एक फरमान जारी किया जाता है। और उस फरमान को क्या कहते हैं जी, उस फरमान को हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्या बोल सकते हैं, चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, इस फरमान को हम क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी अब गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, ये हम देख चुके थे कितने, इस एक्ट के तहत इस कंपनी में कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की आजादी मिल जाती है। अब ये कहाँ आते हैं, ये जैसे ही कंपनी बनती है ये आते कहाँ है जी, तो ये आएंगे आपका 1600
1601 में ये कहाँ आते हैं? तो 1601 में देखिए भारत नहीं जाएंगे। क्यों भारत नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी तो अरे जॉन मेंडल हकवा जो नहीं था, ये जॉन मेंडल हकवा जाकर क्या किया था? स्पेन और पुर्तगालियों से झगड़ा कर आया था। अगर फिर सब जाता तो पुर्तगाल और स्पेन बैठा था कि आओ तुमको कुछ देंगे, तो फिर डर नहीं जाता है और बोलता है कि अभी नहीं जाएंगे। ये डायरेक्ट कहां पर जाते हैं? ये डायरेक्ट जाते हैं आपका मसाला द्वीप, यानी 1601 से 3 तक ये कहा रहेंगे? मसाला द्वीप। मसाला द्वीप मतलब क्या जी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बोल सकते हैं या मसाला द्वीप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर जाते हैं और 1601 में जाते हैं और बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पहली फैक्ट्री कहां लगाए? इंडोनेशिया में। कब तक रहे? 1603 ईस्वी तक। और 1604 में क्या करेगा? तो 1604 में आपको बताए थे, 1604 में ये होर्मुज बंदरगाह, होर्मुज बंदरगाह पे क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो 1604 ईस्वी में होर्मुज बंदरगाह पर कब्जा करते हैं, वहां पर अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, भारत के समीप धीरे धीरे आने लगते हैं। और उसी समय क्या होता है? 1608 ईस्वी में आपका कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर भारत भेज दिया जाता है। किसके दरबार में? बताया था ना जी, बोले किसके दरबार में होगा? तो किसके दरबार में होगा? जहांगीर के दरबार में। ये जहांगीर के दरबार में आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमको कहीं भी, किस भाषा में बोलेंगे? तुर्की और फारसी। हॉकिंस को क्यों भेजा गया था? हम बताए थे कैप्टन हॉकिंस को इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये तुर्की और फारसी भाषाओं को ज्ञाता थे और राष्ट्रीय धर्म उस समय क्या था? तो राष्ट्रीय धर्म या दरबारी भाषा जो थी उनकी तुर्की और फारसी थी, इसलिए इनको भेजा गया था कैप्टन हॉकिंस को। ये आते आते क्या करते हैं कि फारसी और तुर्की में लगातार बात करने लगते हैं। अरे वाह! अब जहांगीर देखेंगे भाई ये कौन है? ये हम इंग्लिश है कि हमारे ही क्षेत्र के हैं? नहीं कर बोलते नहीं भाई हम तो अंग्रेजी है, हम तो इंग्लिश से आए हैं, तो आप इतना बढ़िया तुर्की और फारसी के, हाँ हम जानते हैं। आश्चर्य में पड़ जाते हैं जहांगीर, एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई कैसे हो सकता है? काफी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी दे देते हैं। इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और इसके साथ साथ मनसब यानी 400 मनसब देते हैं और कुछ जागीर भी दे देते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ये सब आप अगले वीडियो में हमने पढ़ाया था। मनसब देते हैं 400 की, जागीर भी देते हैं। उसके बाद क्या होगा? अब ये बोलेंगे भाई हमको फैक्ट्री, ये कैप्टन हॉकिंस कि हमको कहीं भी सूरत में वगैरह में कहीं भी छोटा सा एक जगह दे दीजिए, कोना में हमको डाल दीजिए जहां पे हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री लगाए और व्यापार करना शुरू करें। कैप्टन हॉकिंस ये बात बोलते हैं, जहांगीर स्वीकार कर लेते हैं 1608 में। अब पहली फैक्ट्री बनना शुरू हो जाती है। अब ये बात की सूचना किसको मिलेगा? भाई मिल जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगाली दौड़े दौड़े आता है, बोलता है गुरुजी हमने क्या किया? मतलब हमसे क्या गलती हुई? हम तो समय पे आपको कर दे रहे हैं, टैक्स दे ही रहे हैं, व्यापार कर रहे थे, आखिर हमें क्या कमी थी कि आपने अंग्रेजों के यहाँ बुला लिया? आप जल्दी उस आदेश को वापस लीजिए। औरंगजेब सोचते हैं कि हाँ भाई सही बोल रहा है, और इस जो आदेश दिए थे उसको क्या करते हैं? पुनः वापस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम बोल सकते हैं कि जो वहां फैक्ट्री लग रही थी पहली फैक्ट्री, वो एक अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, अब अंग्रेजों को लगता है कि भाई आखिर जिन राजा ने हमको आदेश दिया, फिर उसी राजा ने क्यों हमको फैक्ट्री बनाने में पाबंदी लगा दी, फिर आदेश को वापस क्यों ले लिया? उनको समझ में आ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। ठीक है, वो समझ गए और वो समझ गए कि इसमें पुर्तगालियों का ही क्या होगा? हाथ होगा। समझ गए कि इसमें किसके हाथ होगी? पुर्तगालियों के ही हाथ होगी। और करते क्या है? अब वो सोच रहे थे कि कम मौका मिले कि पुर्तगालियों को हम क्या कर दे? उपाय कर दे। और वो मौका मिल जाते हैं आपका 1611 में। बाबू हम लोग जानते हैं ना कि 1611 में स्वाली का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने क्या किया था? पटक पटक कर मारा था, खूब मारा था, बदला ले लिया अपना कि लो व्यापार ना कर दो, तू मत करो। ठीक है, अब इसके बाद भाई पुर्तगाली अंग्रेजों के बीच में नहीं आएंगे। इतना मार दिया था, इतना मार दिया था कि बेचारा सब डर गया। यहां तक हम लोग देख चुके थे। और इसी समय स्वाली का युद्ध होगा 1611 ईस्वी में, और इसी समय 1611 ईस्वी में अंग्रेज क्या कर लेंगे? तो मसूलीपट्टनम, जो आपका एक जगह हम बताए थे, मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है।
आपका मछलीपट्टनम में क्या कर लेंगे भाई, तो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलेंगे। कब? 1611 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए 1611 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार वगैरह सब ठीक ठाक चलेगा, व्यापार यहाँ से होने लगेगा। और यहाँ से ये क्या खरीदना शुरू करेंगे, यहाँ से खरीदना शुरू कर देंगे सूती वस्त्र। क्या खरीदेंगे? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र खरीदने के बाद ये कहां पर लाकर बेच देंगे, तो सूती वस्त्र यहां से खरीदेंगे और खरीदने के बाद इसे फारस और बेंटम, कहा जी, फारस और बेंटम लाकर बेच देते थे। यहाँ से सूती वस्त्र खरीदते थे, सूती वस्त्र का कच्चा माल हो गया या सूती वस्त्र हो गया, ये खरीद कर फारस ये क्या बोल सकते हैं हम, फारस और बेंटम, फारस एवं बेंटम में लाकर बेच देते थे। फिर हुआ क्या कि मछलीपट्टनम जो कारखाना खोल दिए, मछलीपट्टनम में कारखाना खोलने के बाद यहाँ से व्यापार भी करना शुरू कर दिए। व्यापार जब शुरू किए तो फारस एवं बेंटम से ये कच्चे माल और सूती वस्त्र खरीद कर ले आकर फारस हो गया, ये बेंटम हो गया, यहाँ पर लाकर क्या कर देते थे, बेच देते थे। एक बात और है कि जब स्वाली का युद्ध हुआ था 1611 ईस्वी में, स्वाली के युद्ध के बाद 1613 ईस्वी में ये सूरत जो है, सूरत में अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, इनका याद रखिएगा 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री खोल दी गई सूरत। ये क्या हो जाएगा, सूरत। सूरत में क्या हो गई 1613 में अस्थायी रूप से क्या हो गई, फैक्ट्री खुल गई। ठीक है, यहाँ पर सफल। अब यहाँ पर 16 से 11 में जहां मछलीपट्टनम का ये फैक्ट्री खोले, वहां से क्या करेंगे, यहाँ से अब ये सूती वस्त्र हो गया या कच्चे माल हो गया, यहाँ से खरीद कर सूती वस्त्र फारस एवं बेंटम में बेचना शुरू कर रहे थे, मैंने भिजवा रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि वहां की जनता और इनके बीच मतभेद हुई। ठीक है, और मतभेद के कारण या वहां के जितने भी कर्मचारी थे वो लगे इनसे क्या अधिक पैसा वसूली करने, जिससे तंग आकर ये लोग क्या हुए, ये तंग आकर क्या करेंगे, इस जगह से देखेंगे भाई इस पर केवल यानी मछलीपट्टनम में निर्भर होना सही नहीं है, और ये कहा जाएंगे अमरगांव। ठीक है, अड़मा गांव भी बोल सकते हैं। कब? 1629 ईस्वी में। ठीक है, 1629 ईस्वी में ये पुलिकट के निकट, ये जो आपका पुलिकट है, पुलिकट के निकट ये कहाँ आते हैं, अमरा गांव। 1629 ईस्वी में अमरा गांव, ये अमरा गांव में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है, अमरा गांव में क्या होगा, ये दूसरी अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। मछलीपट्टनम याद रखिएगा, मछलीपट्टनम यानी गोलकुंडा के शासक के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? गोलकुंडा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत था, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था मछलीपट्टनम। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये 16 से 11 में मछलीपट्टनम से सूती वस्त्र खरीदे कहां पर बेच रहे हैं, फारस एवं बेंटम में बेच रहे थे। यहाँ की जनता और इनके बीच कुछ विभेद उत्पन्न होता है, और यहाँ कर्मचारी बार बार इनसे अधिक क्या मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये तंग आकर क्या करेंगे, यहाँ से हटकर कहाँ आते हैं, आपका अमरगांव आते हैं। याद रखिएगा, ये आपका पुलिकट के नजदीक जहां पे डच है, ये आते हैं कहां पर, आपका पुलिकट में 1629 में यानी अमरगांव एक जगह है, और अमरगांव में क्या करेंगे, अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल देंगे। अब गोलकुंडा के शासक लगेगा भाई यहाँ से तो ये अंग्रेज चल तो नहीं जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे, इसलिए गोलकुंडा के शासक क्या करेगा, ये 29 में ये हुआ था ना 1629, अब गोलकुंडा क्या करेगा, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य क्षेत्र के जो शासक थे ये महाराज क्या करेंगे, 1632 ईस्वी में ये एक फरमान जारी करेंगे। क्या करेंगे जी, गोलकुंडा के शासक एक फरमान जारी करेंगे।
क्या करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक फरमान जारी किए थे, उस फरमान को क्या बोला जाता है, गोलकुंडा के शासक क्या करते हैं, फरमान जारी करते हैं, और उस फरमान को सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुनहरा फरमान जारी करते हैं, सुनहरा फरमान। अब सुनहरा फरमान में क्या था, तो सुनहरा फरमान में यही था कि आप क्या कर सकते हैं, मात्र 500 पगोड़ा। ठीक है, यानी सुनहरा गोलकुंडा के शासक ने, गोलकुंडा राज क्षेत्र क्या शासक क्या करेंगे, 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी करेंगे, और सुनहरा फरमान जारी करेंगे और इसके अंतर्गत क्या छूट देंगे, तो बोलेंगे कि मात्र 500 पगोड़ा, मात्र कितना जी, तो मात्र 500 पगोड़ा, 500 पगोड़ा प्रति वर्ष, मात्र 500 पगोड़ा प्रति वर्ष में आप क्या कर सकते हैं, पूरे गोलकुंडा, कहा, तो गोलकुंडा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। बात समझ में आया। ये कहां पर गए, मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जीते। मछलीपट्टनम से क्या व्यापार कर रहे थे, कच्चे माल और सूती वस्त्र खरीद रहे थे, और कहां बेच रहे थे, फारस एवं मेंटम, फारस एवं मेंटम बेच रहे थे। उनके बीच और वहां के लोगों के बीच कुछ अनबन हुई, वहां के अधिकारी भी इनको काफी परेशान कर रहे थे पैसों को लेकर, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, ये इस जगह से कहा आते हैं, अमरगांव। यानी सोचते हैं भाई केवल यहाँ निर्भर रहना ठीक नहीं है, दूसरे भी क्षेत्र को देखना चाहिए, और ये पुलिकट के निकट क्या है, अमरगांव है, और अमरगांव में क्या करते हैं, अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं। अब जो आपका गोलकुंडा के शासक को लगता है कि भाई ये भाग तो नहीं जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऑफर देता है। ऑफर क्या था, ऑफर था गोलकुंडा जिस ऑफर को दिया, उस ऑफर को किस नाम जाना जाता है, तो ऑफर को हम लोग कहते हैं सुनहरा फरमान। उस ऑफर क्या कहता है, सुनहरा फरमान। और वो सुनहरा फरमान क्या था कि मात्र 500 पगोड़ा प्रति वर्ष देकर आप क्या कर सकते हैं, गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। आप यहाँ फैक्ट्री लगाइए तो अच्छा है, यहाँ पर आप दुर्ग बनाइए तो, मात्र क्या करना है, आपको 500 पगोड़ा देना है प्रति वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1632 हो गया। 1639 में क्या होगा, 1640 या 39 मिटा दें। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसी बीच क्या होता है, 1600, बहुत सारे बुक में देखिए, बहुत सारे बुक में 1639 दिया है और बहुत सारे बुक में 1640 दिया है। तो आप बेटर रहेगा एनसीईआरटी जो बोल रहा है 1640 उसी पर ध्यान दीजिएगा। बाकी और सब बुकों की उतनी खास वैल्यू नहीं है। यहां पर अवस्थित है आपका चंद्रगिरी। ये आपका क्या है, चंद्रगिरी, मतलब क्या बोल सकते हैं, तमिलनाडु, मद्रास, चंद्रगिरी यानी मद्रास। चंद्रगिरी के शासक के साथ क्या किया जाएगा, चंद्रगिरी जो है आपका वो किसमें, आप वर्तमान में हम उसको क्या बोल सकते हैं, वर्तमान में उसको हम चेन्नई बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रांसिस डी, याद रखना है कि फ्रांसिस डी चंद्रगिरी के राजा के दरबार में रहता था। चंद्रगिरी के जो राजा थे, कौन, चंद्रगिरी के जो शासक थे, उनके दरबार में रहता था कौन, फ्रांसिस डी, यानी चंद्रगिरी के दरबार में। या इसको इस प्रकार लिख लीजिए, चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी के दरबार में कौन रहता था, तो चंद्रगिरी के दरबार में या दरबारी कौन था, तो चंद्रगिरी के दरबारी आपका था फ्रांसिस डी। फ्रांसिस डी क्या था, दरबारी था। अब ये क्या करता है, कि पट्टी जैसे हुंडा पे हम लोग खेत नहीं रहता है कि 500 रुपया प्रति वर्ष हम आपको देंगे, इतना काटा खेत दे दीजिए, चाहे उसमें फसल हो या ना हो, उसका यानी लाभ और हानि हमको ही झेलना पड़ेगा।
तो उसी प्रकार ये पट्टी के रूप में ये आपको क्या ले लेंगे, मद्रास को ले लेंगे। फ्रांसिस डी क्या करेगा, दरबारी था, और ये दरबारी क्या करेगा, तो चंद्रगिरी के राजा से क्या मांगेगा, पट्टी पर कौन सा क्षेत्र लेगा, मद्रास। पट्टी पर क्या लेता है जी, ये पट्टी के रूप में, यानी पट्टी पर मद्रास लेता है, और मद्रास को सुसज्जित करके, क्या करके, मद्रास को संपूर्ण रूप से सुसज्जित करने के बाद ये क्या करेंगे, यहां पर अब किला बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, यहां पर किला बनाएंगे, मतलब दुर्ग बनाएंगे। चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे, किलेबंदी करेंगे, और यहाँ पर सेना रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेना रखेंगे। अब ये दक्षिण भारत में अवस्थित सबसे, यानी बोल सकते हैं कि पहली दुर्ग थी बाबू। अच्छा, इसके पहले बताइए ना, कहाँ दुर्ग है, सब जगह तो कोठी खोले हैं, कोठी में फैक्ट्री खोला है, दुर्ग तो कहीं बनाए नहीं है, कि कहीं पर सेना रखे नहीं है, नहीं रखे हैं। ये पहला होगा जहां पर सबसे पहले, यानी चंद्रगिरी के राजा से एक उनके दरबारी थे फ्रांसिस डी, जो अंग्रेज था, और वो पट्टी के रूप में क्या लेता है, मद्रास, यानी चंद्रगिरी के राजा से क्या करता है, मद्रास को लेता है, और इसको सुसज्जित करने के बाद क्या करेगा, इस यहाँ पर दुर्ग बनाएगा। क्या करेगा जी, दुर्ग बनाएगा। और यहाँ पे जो ये दुर्ग बनाता है, इसको, इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट जॉर्ज फोर्ट। याद रखिएगा बाबू, सेंट जॉर्ज फोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट जॉर्ज फोर्ट, यानी सेंट जॉर्ज फोर्ट ये स्थापना किया गया। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहां पे बनाया गया, मद्रास में। ये क्या है, एक दुर्ग था। फोर्ट मतलब किला होता है, किला मतलब दुर्ग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्ट मतलब इंग्लिश में फोर्ट बोला जाता है, इसका हिंदी होता है किला या दुर्ग। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब दुर्ग भी बन गया 1540 ईस्वी में, किला भी बन गया, फैक्ट्री भी खुल रहा था, मछलीपट्टनम में खुल ही गया, पुलिकट के पास खुल ही गया, उसके बाद सूरत में इनका फैक्ट्री खुल ही गया। दुर्ग की कमी थी, दुर्ग भी क्या हो गया, दुर्ग भी बन ही गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, मिला दे इसको। चलिए जी, अब क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे स्वाली का जो युद्ध हुआ था 1511 ईस्वी में। तो स्वाली के युद्ध के बाद राजा जो थे औरंगजेब, वो अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। आते हैं वहां पर हम लोग, ये एक टॉपिक था जिसको हम बता दिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, जैसे कैप्टन हॉकिंस आया था और स्वाली का युद्ध हुआ था 1511 में, पुर्तगाली और स्पेन वासियों के बीच, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। अब इन दोनों में जब युद्ध हुआ था तो औरंगजेब को लगा था कि हमने मान लीजिए ऑर्डर दिया, फिर हमने मना कर दिया, तो ये गधा जाकर पुर्तगाली से क्या झगड़ा किया, हमसे आकर पूछना चाहिए था। इससे वो कौन थे, जहांगीर जो थे वो नाराज थे, और इन्हें मनाने के लिए एक दूसरा राजदूत को भेजा गया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो। ये कब आते हैं जी, ये आते हैं आपका 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में ये भारत आते हैं। ठीक है, 1615 ईस्वी में जब सर टॉमस रो भारत आएंगे तो इनका काम क्या होगा, इनका मात्र एक ही काम होगा, क्या भाई, तो इनका काम होगा जहांगीर को मनाना। क्या काम होगा जी, तो इनका काम एक ही होगा, केवल क्या करना, जहांगीर को मनाना। 1615 ईस्वी में आएंगे, आने के बाद ये जहांगीर के साथ खूब बढ़िया से घुल मिल कर रहेंगे। ठीक है, जहांगीर के साथ खूब बढ़िया से क्या करेंगे, घुल मिल कर रहेंगे। और पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, ये जहांगीर के साथ बढ़िया से घुल मिल कर रहेंगे। इनको बोला गया था कि आपको क्या करना है, जहांगीर को खुश करना है। तो आते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, और आप मतलब देखते हैं कि जब अब जहांगीर मतलब जहांगीर के विश्वास पात्र बनने का काम करते हैं। धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते अब जब जहांगीर को लगता है कि ना भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तब जहांगीर क्या करेगा, सर टॉमस रो को, याद रखिएगा, जहांगीर सर टॉमस रो को क्या करेगा, ये 3 क्षेत्र, अजमेर, मांडू और क्या हो जाएगा, अजमेर हो गया, मांडू हो गया, और इलाहाबाद। अजमेर,
मांडू और इलाहाबाद तीनों की दीवानी सौंप देंगे किसको? सर टॉमस लो को। लो तुम भाई आदमी ठीक हो। और जैसे ही अजमेर, मांडू और इलाहाबाद को ये दीवानी सौंपेंगे, अब बताइए कि जब इन्हीं के अंदर मांडू है, अजमेर है, इलाहाबाद है, तो यहाँ पे फैक्ट्री खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है? एकदम खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं कि 1518 के बीच ये इन जगहों पर कुछ फैक्ट्री, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्री खोलते हैं, ताकि शासक को भी उतने जानकारी न प्राप्त हो। कुछ छोटे छोटे क्या करेंगे? फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है। और जब देखते हैं, अब देखिएगा सब अंग्रेज की इनका जो काम था ये हो गया। अब इनको क्या किया जाएगा? 1519 ईस्वी में वापस बुला लिया जाएगा। 1500 लिख रहे हैं क्या जी? 1600, सॉरी 1619 ईस्वी में इन्हें क्या किया जाएगा? वापस इंग्लैंड बुला लिया जाएगा। इंग्लैंड बुला लिया जाएगा। बोला जाएगा भाई आपका जो काम था आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, अब आप क्या कीजिए? अब आप वापस आ जाइए। ये चुपचाप क्या होते हैं? चले जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं जब ये आते हैं, उसके बाद 1623 ईस्वी के आसपास, कितना? 1623 ईस्वी के आसपास लगभग में उत्तरी जो क्षेत्र था, उत्तरी भारत, उस पे इनका फैक्ट्री लगभग में जो प्रमुख क्षेत्र थे उन पर फैक्ट्री खोल चुका था। जैसे आपका देखिए सूरत में हो ही गया था, सूरत में खुल गया। मसूलीपट्टनम में जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, मान लीजिए मसूलीपट्टनम में खुल ही गया था, ठीक है। अजमेर में खुल ही गया। अजमेर में क्या हो गया? खुल ही गया है फैक्ट्री। अजमेर के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है जी? जहां पर ये खोले थे, भड़ौच हो गया। भड़ौच में भी इनकी कारखाना क्या हो गई थी? इनकी कारखाना खुल गई थी आपका। ये लगभग जो प्रमुख क्षेत्र थे उत्तरी भारत में, इनकी कारखाना क्या हो गई थी? खुल चुकी थी। फिर हम लोग आगे देखते हैं, मिटा दें इसको। चलिए जी, आगे हम लोगों को देखना है सर टॉमस लो के बाद ये 15 में आए, चले गए 18 तक हम लोग देख लिए। 19 में ये पुनः क्या होता है? 18 में कुछ फैक्ट्री खोलेंगे और 19 में पुनः इन्हें क्या किया जाएगा? वापस बुला लिया जाएगा। अब जब 19 में इन्हें वापस बुला लिया गया, ठीक है, जब ये 19 में वापस इनको बुला लिया जाता है तो फिर क्या होता है भाई? सब कुछ तो हो गया। 23 तक हम लोग देख लिए। 40 में क्या हो गया आपका? वहां पे सेंट जॉर्ज फोर्ट की निर्माण भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग, इनकी नजर जाएगी कहां पर? बंगाल में। एक व्यक्ति होगा ब्रिजमैन, ब्रिजमैन के नेतृत्व में क्या किया जाएगा? बोला जाएगा कि आप जाइए। ये ब्रिजमैन कब? 1651 ईस्वी में। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में क्या किया जाएगा? बोला जाएगा कि आप जाइए। कुछ सैनिक टुकड़ी को भेजा जाएगा। देखिएगा अभी हम लोग बाकी हैं, यानी बिहार बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है, ये सब बाकी है ना जी। तो यहाँ पर अब नजर पड़ेगी और ब्रिजमैन के नेतृत्व में कुछ सेना की टुकड़ी को भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा जाइए आप कहाँ कीजिए? बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर जाएगा कीजिए आप अपना फैक्ट्री लगाइए, ठीक है। अब देखिए इसके चक्कर में निकले, किसके नेतृत्व में आ रहे हैं सेना? तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ब्रिजमैन सबसे पहले 1651 ईस्वी में कहा था? बोलता है बंगाल। बंगाल में कहा जी? तो हुगली, ठीक है। और हुगली को जीतने के बाद यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने के बाद ये कहा जाएगा? तो यहाँ फैक्ट्री लगाने के बाद ये सीधा चले जाएंगे पटना, माने बिहार, ठीक है। और बिहार के बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कासिम बाजार, ये आपका उसी में है, बंगाल में है कासिम बाजार। कासिम बाजार में भी क्या करेंगे? ये अपना फैक्ट्री लगाते हैं। कासिम बाजार के बाद हम इसमें देख सकते हैं राजमहल। राजमहल में भी क्या करेंगे? ये अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। इस तरह से अब देख सकते हैं कि अब लगभग में संपूर्ण उत्तरी भारत पर इसका क्या हो गया? कब्जा हो गया। ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में हुगली, पटना, कासिम बाजार, राजमहल, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों पर क्या हो गया? इनका एक अधिकार हो गया, यहाँ पे फैक्ट्री चलने लगी, ठीक है। 1651 के बाद अब एक कहानी आती है 1661 की। 1661 में क्या होता है? चलिए हम उसको देख लेते हैं।
1661 में क्या होता है, अब देखिए दिन प्रतिदिन ये तो आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण में भी सभी जगह फोर्ट वोर्ट की स्थापना कर ली है। मछलीपट्टनम पुलिकट आपका हो गया, और मद्रास में हो गया, चंद्रनगर किराया से भूमि लेकर यहाँ पे फोर्ट की स्थापना कर ली है। उत्तर में हम देख रहे हैं कि आपका हुगली हो गया, पटना हो गया, काशी बाजार हो गया, सूरत हो गया, आपका क्या बोलते हैं राजस्थान में आपका अजमेर हो गया। इन सभी क्षेत्रों में इनकी फैक्ट्री लगी हुई है। अब पुर्तगालियों को लगा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पुर्तगाली दिन प्रतिदिन पीला होते जा रहे थे भाई, उनकी टेंशन बढ़ते जा रही थी, लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि स्वाली के युद्ध में देख चुके थे कि अगर हम लड़े तो क्या, मैंने बद से बुरा उनकी स्थिति हुई थी। अगर फिर अजराते फिर लड़ते तो फिर वही स्थिति होती, इसलिए वो लड़ना भी नहीं चाहते थे। अब इन्होंने क्या सोचा, एक अच्छा उपाय सोचा। देखिए क्या सोचते हैं। 1661 ईस्वी में क्या करेंगे, एक रानी होगी, यानी पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी जी, तो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन मेवो। कैथरीन मेवो, ठीक है। पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन मेवो, और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के राजकुमार कौन होगा जी, तो हो जाएंगे चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया जाए इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। अब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेवो और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय रेफ रहेगा, चार्ल्स द्वितीय। अब ये दोनों को कर दिया जाएगा विवाह। क्या कर दिया जाएगा, विवाह। अच्छा उपाय है ना जी बचने के लिए। अब मान लीजिए संबंधी तो किसी को पीटेगा नहीं। अभी संबंधी पुर्तगाल और यहाँ पर क्या हो गया, पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों संबंधी हो गए, ठीक है। अब तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। अब देखिए ना इसमें होता क्या है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेवो का विवाह जब चार्ल्स द्वितीय से होता है, तो चार्ल्स द्वितीय को क्या होता है कि पुर्तगालियों की तरफ से मुंबई दहेज में मिल जाता है। अब मुंबई क्या हो जाएगा जी, दहेज में मिल जाएगा, ठीक है। मुंबई क्या होता है, दहेज में मिलता है। और इस दहेज में मिले हुए मुंबई को क्या चार्ल्स द्वितीय आएंगे इंग्लैंड से यहाँ पे, वहां पे शासन करने हैं या वहां व्यापार करने हैं, संभव तो नहीं है, व्यापार तो करने आएंगे नहीं। वो तो इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में रहेंगे। अब वो क्या करते हैं कि इस मुंबई को, जो दहेज में मिला हुआ मुंबई था, इसको क्या करेंगे कि 10 लाख प्रति वर्ष, 10 लाख पाउंड, पहले पाउंड लिख लीजिए, 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष पर किसे दे देंगे, ये दे देंगे ईस्ट, ये अपने कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को सौंप देंगे। किसको सौंप दिए जी, ये कंपनी को दे दिए। बात समझ आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेवो और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, दोनों के बीच क्या हुआ, 1661 ईस्वी में विवाह हो गया। विवाह संपन्न हुआ तो उस समय भी दहेज चलता था, और ये दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, इंग्लैंड को मुंबई दहेज में दे दिया, ठीक है। किलो भाई ये अब दहेज में जब मुंबई मिल गया, तो अब तो मान लीजिए चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से आएंगे नहीं इस क्षेत्र को संभालने के लिए। अब इस क्षेत्र को क्या करते हैं, जो मुंबई है, अब इनको 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष चुंगी पर, ठीक है, कर पर ये कंपनी को दे देते हैं। बोलते हैं भाई हमको 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष चाहिए, और इसमें यानी मुंबई में आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करती है कि इस मुंबई को सौंप देती है किसको, गेराल्ड अंगियार को सौंप देती है। अब देखिए जो आपका मुंबई था वो किस प्रकार था, पहले ये आपका मुंबई था तो छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ छोटा छोटा द्वीप था।
अब गैराल अंगियार क्या करता है, गैराल अंगियार को ये सौंप दिया जाता है। ये कंपनी क्या करेगी, गैराल अंगियार को सौंप देगी कब, 1667 से 1667 से 1669 से 1677 के बीच। ये किनके हैंड में रहेगा, ये रहेगा आपका गैराल अंगियार के हैंड में। ठीक है, क्या होगा, यानी कंपनी क्या करेगी कि मुंबई से जो दहेज में प्राप्त हुआ था चलर्स द्वितीय को ये दे देते हैं कंपनी को। कंपनी क्या करती है, कंपनी दे देती है गैराल अंगियार को और बोलती है कि आप क्या कीजिए कि इस क्षेत्र को आप सुंदर बनाइए, आप सजाइए, आपकी यही जिम्मेवारी है, आप सजाइए। ये क्या करते हैं कि 1669 से लेकर 1677 तक इनको सजाने के चक्कर में लगे रहते हैं, यानी मुंबई को सजाते हैं। किस तरह सजाएंगे, तो द्वीपों को मरम्मत करेंगे, द्वीपों को भरवा कर एक समतल भूमि युग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे शहर बसाएंगे और इसी सभी शहर बसाने के कारण इसे मुंबई के संस्थापक बोला जाता है। मुंबई के संस्थापक यानी मुंबई के को किसने बनाया, तो गैराल्ड अंगियार ने, या मुंबई के निर्माणकर्ता या मुंबई के स्थापना करने वाले या मुंबई के संस्थापक हम बोल सकते हैं, मुंबई के संस्थापक या निर्माणकर्ता कौन हुए जी, गैराल्ड अंगियार। ठीक है, और जब मुंबई काफी सुंदर हो जाती है, मुंबई बहुत सुंदर हो गई भाई, गैराल्ड अंगियार ने इतना मेहनत किया कि अपने मेहनत से मुंबई को पूरा चमका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को लगा भाई इतना सुंदर बनाया है, हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो राजधानी सूरत में जो अपनी राजधानी है, ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ से परिवर्तित करके कहाँ पर ला देनी चाहिए, मुंबई। ठीक है, और ये अपनी राजधानी यानी 1687 ईस्वी में हम देखेंगे कि जो इनकी राजधानी थी पहले सूरत, अब यहाँ से चेंज करके कहाँ लेके चले आएंगे, मुंबई, 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी अपनी राजधानी ये आपका कहाँ से, सूरत से कहाँ कर देंगे, मुंबई कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत जी। सबसे पहले क्या होता है कि 1661 ईस्वी में क्या होगा कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेवो और अंग्रेज के राजकुमार यानी इंग्लैंड के राजकुमार आपके कौन थे, चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन मेयो के बीच 1661 में क्या होता है, विवाह संपन्न हो जाता है, विवाह होता है। अब विवाह होगा तो दहेज में कुछ मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिलता है, तो दहेज में इन्हें क्या मिला, तो दहेज में मिलता है मुंबई। अब जब दहेज में मुंबई मिला तो इंग्लैंड से मुंबई को लेने आएगा, ये क्या कर देगा गधा कि मुंबई को दे देगा कंपनी को, लो भाई तुम संभालो, और हमको क्या करना, प्रति वर्ष 10 लाख पाउंड क्या कर देना, प्रति वर्ष 10 लाख पाउंड जो है हमारे पास भिजवा देना। बाकी कुछ मुंबई में तुम फैक्ट्री खोलो तो, चाहे दुर्ग बनाओ तो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कंपनी क्या करती है कि इस मुंबई को गैराल्ड अंगियार को सौंप देती है और उसको चमकाने और उसे सुंदर बनाने का काम गैराल्ड अंगियार को सौंप देती है, जिसके परिणाम से क्या होता है, ये कब तक काम करता है, 1669 से लेकर 1677 तक इस पे काम करेगा। और 1687 में जब ये काफी सुंदर हो जाएगी तो 1687 ईस्वी में सूरत से अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, मुंबई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश की राजधानी क्या हो गई, हम बोल सकते हैं कि मुंबई। ठीक है, मुख्यालय कहां हो गया अब इनका, मुंबई हो गया। किसी को यहां तक दिक्कत, मिटा दिया जाए। चलिए जी आगे हम लोग चलते हैं। ये तो विवाह संपन्न हो गया, मुंबई दहेज में मिला। अब जॉन मुंबई दहेज में मिला था, ये मुंबई किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा। कंपनी किसको देगी, गैराल्ड अंगियार को देगी। गैराल्ड अंगियार क्या करेगा, इसको सुंदर बनाएगा। जब सुंदर बन जाएगा तब क्या होगा भाई, अब जो राजधानी सूरत थी वहां से स्थानांतरित करके कहां पे रख दिया जाएगा, तो इसको रख दिया जाएगा कहां, बोलिए कहां, मुंबई। सूरत से राजधानी चेंज होकर कहां चली गई, मुंबई। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए 1687 हम लोग देख लिए, मुंबई हो गई। इसी बीच हुआ क्या था कि 1688 में क्रांति। 1688 में क्या होगा, तो 1688 में इंग्लैंड में होगी क्रांति। क्या होगी, क्रांति।
देखिए यहाँ पर 1688 में क्या होती है, क्रांति। अब इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय की, जेम्स द्वितीय की सत्ता क्या हो जाएगी, बर्खास्त। ठीक है। और यहाँ अब विंग पार्टी, कौन सी पार्टी, विंग पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। यहाँ पे क्रांति होगी और जो राजतंत्र था वो समाप्त होगा और यहाँ पर विंग पार्टी की क्या होगी, सरकार बनेगी। ठीक है। एक बात समझिएगा, 1688 ईस्वी में या इसके पूर्व तक एक कहानी है। 1688 ईस्वी में जितने भी राजा है, जैसे हमारी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उसके बाद जेम्स प्रथम, ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय लुआ है, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो दूसरे व्यापारियों को मौका दे। मतलब इंग्लैंड के और सारे व्यापारी भी क्या करना चाहते थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता था, उनको मौका नहीं मिलता था। केवल लोग किन पर विश्वास करते थे और किनको मौका देते थे, तो वही जो कंपनी बनी थी, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, उन्हीं को केवल मौका मिलता था। इससे क्या थी कि वहां के काफी व्यापारी नाराज थे। और जैसे ही यहाँ पे संसद की गठन होती है, संसद एक यहाँ की संसद क्या करती है, यहाँ के संसदों द्वारा, यानी इस समय क्या किया जाएगा, एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा कर दिया जाएगा कि अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास पूंजी है और जिसके पास क्या हो, आदमी है, वो क्या कर सकता है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कंपनी बनाकर व्यापार कर सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा भाई, विंग पार्टी। अब सांसद लोग तो ये बोल दिए, सांसद लोग क्या बोल दिए कि भाई, यहाँ के सांसद लोग क्या बोले कि कोई भी सांसद लोग क्या बोले थे कि कोई भी क्या करे, कंपनी बनाकर, कंपनी की स्थापना कर, वो क्या कर सकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से व्यापार कर सकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार कर सकता है, एशिया के साथ व्यापार कर सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, 1688 ईस्वी में ही एक कंपनी बन जाएगी। 1688 में वो कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, न्यू कंपनी। क्या नाम होगा, न्यू कंपनी। ये कब बनी थी, तो 1688 में। ठीक है, कब बनी थी जी, बोल सकते हैं ये न्यू कंपनी 1688 ईस्वी में बनी। उसके बाद 10 साल बाद, 10 सालों के बाद, ठीक है, 10 सालों के बाद यानी 1698 में 2 कंपनियां बनेगी। ठीक है, 1698 में 2 कंपनियां बनी। एक आपका क्या बनेगी, जनरल सोसाइटी। ठीक है, जनरल सोसाइटी। ठीक है, ये कब बनी थी, ये भी आपका 1688 और 10 कितना होता है, 98, यानी 1698 में बनी थी। उसके बाद दूसरा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। ये कंपनी बनी थी आपकी तीसरी। ठीक है, इन द डायरेक्ट ईस्ट इंडीज कर दिया है, इन द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इनटू द ईस्ट इंडीज। चलिए ठीक है, कहीं कहीं क्या लिखा है, कहीं कहीं लिखता है यानी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ठीक है,
अब देखिए 3 कंपनियां बन गई। अब पहले से एगो कंपनी है ही, पहले से जो पुरानी वाली कंपनी थी कौन थी, गवर्नमेंट कौन सी कंपनी थी जी, गवर्नमेंट एंड कंपनी, डेटिंग से लिखा था, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। ये आपकी पहली वाली कंपनी थी जिसका निर्माण 1599 में हुआ था, लेकिन 16 में मान्यता मिला। इसका निर्माण कब हुआ था, 1599 में। 217 लोग नहीं मिलकर बनाए थे, याद होगा, 217 लोग मिलकर बनाए थे, लेकिन मान्यता कब मिला, 1600 ईस्वी में, जब महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, सिग्नेचर किया, प्रस्ताव पारित किया। तो अब देखिए अब कंपनी कितनी हो गई स्वतंत्रता के बाद। पहले थी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। उसके बाद 1688 में कौन सी कंपनी बनी, तो न्यू कंपनी का निर्माण हुआ। उसके बाद 1698 में 2 कंपनी का निर्माण हुआ था, ठीक है, 1698 में 2 कंपनी बनी, एक आपका जनरल सोसाइटी और दूसरी आपकी थी ये इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये दोनों कंपनी का निर्माण कब हुआ, एक का निर्माण हुआ, न्यू कंपनी निर्माण हुआ 1688 और जनरल सोसाइटी का निर्माण 1698, और ये आपका इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका भी निर्माण कब हुआ था, 1698। ये दोनों कंपनी का निर्माण हुआ आपका 1698, ठीक है, इनका और इनका, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब क्या होता है, क्या कंपनी निर्माण करने से केवल हो जाएगा, केवल कंपनी निर्माण करने से व्यापार संभव है, संभव नहीं है भाई। ये बहुत पहले से आए हैं, इन्हें काफी ठोकरों का सामना करना पड़ा है और काफी पकना पड़ा है, तब आज इस पोजीशन में है। और आप आते हैं तो सोचिए कि हम क्या हो जाए, इस पोजीशन में चले हैं, तो संभव होगा, नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलने वाला है बाबू। तो जैसे हम देख सकते हैं न्यू कंपनी है और जनरल सोसाइटी है, उसके बाद इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी है, ये तीनों आई थी, तीनों व्यापार करना शुरू करती है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1708 ईस्वी में, कब, 1708 ईस्वी में ये चारों कंपनी को सम्मिलित करके यानी विलय कर दिया जाता है। किनको, इन चारों कंपनी को क्या कर दिया जाता है, विलय किया जाता है, कब, 1708 ईस्वी में। और चारों कंपनियों को विलय करने के बाद एक नया कंपनी का नाम दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। क्या बोलते हैं जी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। इसका नाम हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्या था नाम, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसमें भी क्या हो जाएगा, इनटू द ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। अब ये नया कंपनी बना, बस समझ रहा है, यानी ये संभल नहीं पाई, मतलब सफल नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है देखिएगा आप। यानी पहले तो पुरानी वाली कंपनी थी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ
लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब उसी में ज्यादा इसमें चेंज नहीं होता है, बस लोग इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, गवर्नमेंट एंड केवल परिवर्तन करना है। यहाँ पर देखिए द यूनाइटेड केवल कर दिया है, गवर्नमेंट एंड कंपनी वहां पे जो है यहाँ पे क्या कर दिया है द यूनाइटेड एंड कंपनी, द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। इसमें क्या होगा द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये 1708 ईस्वी में होता है। कब होता है जी? तो 1708 ईस्वी में इसका विलय हो गया, और उस विलय करने के बाद नया जो नाम रखा गया उसका नाम क्या था? तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। क्या नाम रखा गया था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। गलत है, ठीक है, हम मानते हैं सही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो उस समय नहीं था। उसका नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं 1599 ईस्वी में जो कंपनी बनी थी उसका नाम तो हम लोग आप देख ही लिए है, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसको 1688 में कौन बना? न्यू कंपनी बनी। फिर हम देख सकते हैं 1698 में जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये अलग अलग बढ़ने के बावजूद भी क्या होता है 1708 में इसको क्या किया जाता है? एक में सम्मिलित कर दिया जाता है और इसका नया नाम रखा जाता है जिसका नाम होता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, फिर भी नहीं चलेगा। आप लोग जानते हैं 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जानते हैं ना जी? 1833 ईस्वी में क्या आया था? चार्टर अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? यहाँ पर हम लिख सकते हैं चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। और इस चार्टर अधिनियम के तहत अब ये जो कंपनियां थी, अब इस कंपनियां का नाम क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत इस कंपनी का नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा जाएगा? अब बोलिए, अब हम लोग जिसको बोलते हैं वही है। क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। कब? 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत। अब द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर, यानी चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत इसका नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत जी किसी को यहां तक? हम लोग देखा ना कितना कंपनी, यानी 1688 में क्रांति के कारण था कि नए नए कंपनी आया, आपका न्यू कंपनी आई, जनरल सोसाइटी आई, उसके बाद आपका कौन इंग्लिश कंपनी आई। ये सभी कंपनी बाद में क्या हो जाती है? उसी पुरानी कंपनी में मिल जाती है, विलय हो जाता है। और विलय करने के बाद द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट की स्थापना होती है। पुनः 1833 में जब चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर अधिनियम के तहत इस कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाएगा। किसी को दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत बाबू? चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि काफी पसीना हो रहा है और सुबह से क्लास के कारण मतलब काफी थकान महसूस हो रही है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं बार बार तो कहता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जहां जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यही यानी जितना वीडियो को व्यू मिलता है उससे मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। ठीक है, तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर।